प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि वो तीसरी बार सरकार बनाएंगे और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी हैट्रिक होगी। बीजेपी भी अब की बार 400 पार का नारा लगातार दे रही है, लेकिन आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में स्पष्ट तौर पर यह बताया कि कुछ महीनों के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कितनी सीटें आने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा में अपना एक जबरदस्त धुआंधार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ये एग्जैक्ट नंबर बताया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए 400 से ज्यादा सीटें हासिल करेगा। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। तो ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने सही आंकड़ा बताया है, अपना एक विश्लेषण बताया है, एक आंकड़ा बताया है कि बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिल सकती हैं और उनका यह कहना है कि बीजेपी कम से कम 370 सीटें जीतेगी और उनका जो गठबंधन है एनडीए वो तो 400 के पार जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि पूरा की पूरा विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष, चाहे उसमें इंडिया गठबंधन की पार्टियां हो या इंडिया गठबंधन के बाहर की पार्टियां हो, सबको मिलाने के बाद भी विपक्ष की लगभग 140 से 145 सीटें ही आ पाएंगी। पूरा विपक्ष इतने में निपट जाएगा। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप भी अपना आकलन लगाइए, क्योंकि चुनाव से पहले तो देश के तमाम जो पॉलिटिकल राजनीतिक पंडित हैं वो भी अपना अपना आकलन लगाते हैं। तो आप भी आकलन लगाइए कि आप प्रधानमंत्री मोदी के इस आंकड़े से सहमत हैं कि बीजेपी को 370 सीटें मिल जाएंगी या आप सहमत नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी यानी बीजेपी और एनडीए के बारे में दावे करने के साथ साथ विपक्ष की रणनीति पर आज बड़े गहरे सवाल उठाए और कहा कि विपक्ष ने लंबे वक्त तक सत्ता से बाहर रहने का संकल्प ले लिया है और विपक्ष अब लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहता। लड़ाई लड़ने की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए विपक्ष के अंदर, वो इच्छा शक्ति विपक्ष की अब समाप्त हो चुकी है। मैं विशेष रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे
और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोकसभा में भाषण दिया, जो कि हो सकता है इस लोकसभा में उनका आखिरी भाषण हो चुनाव से पहले, उस भाषण में आज ये जबरदस्त भाषण था, धुआंधार भाषण था, एक तरीके से चुनावी भाषण था। और इस भाषण में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारा व्यंग था। इस भाषण में बहुत सारे आंकड़े थे और इस भाषण में विपक्ष के लिए कड़े शब्द भी थे। बीच में कई ऐसा समय आया जब प्रधानमंत्री मोदी बड़े नाराज से भी दिखे विपक्ष के ऊपर। उन्होंने विपक्ष को काफी खरी खोटी सुनाई। कुछ जगह उनका मूड बड़ा अच्छा हो गया और वो व्यंग करने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो जबरदस्त होमवर्क करके आए थे और सारे आंकड़े अपने साथ लेकर आए थे। आज उन्होंने तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों का भाषण पढ़कर सुनाया। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के पुराने भाषणों का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा। उन्हीं के शब्दों में कैसे, देखिए, उन्होंने मनमोहन सिंह के भाषण बहुत सारे निकाले, उनमें से कुछ भाषणों के कुछ अंश आज उन्होंने पढ़कर बताए और फिर उन भाषणों के जरिए ही उन्होंने कांग्रेस को घेर लिया। तो देखिए आज पुराने प्रधानमंत्रियों के भाषण कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तेमाल किए। जो 10 साल पहले इंटरिम बजट आया था, उसे पेश करते समय उस समय के वित्त मंत्री ने जो कहा था, मैं उसको कोट कर रहा हूं। इन द नेक्स्ट 3 decades, India nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China. उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल। और फिर कहा था ये मेरा विजन। बहुत लोग हैं जो ये ख्यालों में रहते हैं वो ब्रह्मांड के सबसे बड़ी अर्थशास्त्री है। ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं 2044, यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात। ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे लोग। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यह न समझिए, यह न समझिए कि यह न समझिए कि वह कौमें, ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई। वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जो इंटरिम बजट पेश हुआ था यूपीए की सरकार के दौरान, जब प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय पी चिदम्बरम जो वित्त मंत्री थे, जब उन्होंने इंटरिम बजट पेश किया था, उस बजट में उन्होंने क्या वादा किया था वो पढ़कर सुना रहे थे और कह रहे थे कि उस समय
वो ये कहते थे कि 30 वर्ष लग जाएंगे जब हम भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो काम कांग्रेस 30 वर्षों में करने वाली थी वो उन्होंने 10 वर्षों में करके दिखाया। और आज अभी से ही भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और आने वाले कुछ वर्षों में तीसरी भी बन जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला और कहा कि नेहरू ऐसा सोचते थे कि भारत के लोग आलसी हैं और भारत के लोग कम अक्ल हैं, भारत के लोग परिश्रम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी ने महंगाई को लेकर भी कांग्रेस को आज एक बिल्कुल नए स्टाइल में आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर कांग्रेस के शासनकाल में दो गाने बड़े सुपरहिट हुए थे। एक था महंगाई मार गई और दूसरा था महंगाई डायन खाए जात है। तो आज उन्होंने एक बड़े यूनिक स्टाइल में, जैसा मैंने आपको कहा, आज उनका जो पूरा भाषण था वो उसमें व्यंग भी था, उसमें अलग अलग तरीकों से उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और आज उन्होंने फिल्मी गानों के जरिए भी कांग्रेस को महंगाई पर घेरने की कोशिश की। और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि विपक्ष लगातार महंगाई का मुद्दा उनकी सरकार के खिलाफ उठाता रहता है कि मोदी काल में, मोदी की सरकार के दौरान महंगाई बहुत बढ़ गई। अब वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तब महंगाई पर इतने बड़े बड़े गाने क्यों बन रहे थे। देखिए क्या कहा उन्होंने। देश में महंगाई को लेकर के दो गाने सुपरहिट हुए थे हमारे देश में, घर घर गाए जाते थे। एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाए जा, डायन खाए जात है। और ये दोनों गाने कांग्रेस के शासनकाल में आए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यूपीए के शासनकाल में महंगाई डबल डिजिट में थी, डबल डिजिट में महंगाई थी, इसको नकार नहीं सकते हैं। और यूपी का सरकार का तर्क क्या था जी? असंवेदनशीलता। ये कहा गया था कि महंगी आइसक्रीम खा सकते हो तो महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो, ये कहा गया था, ये कहा गया था। जब भी कांग्रेस आई है उसने महंगाई को ही मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा में अपना यह भाषण शाम को दिया। लगभग शाम को 5 बजे के आसपास यह भाषण शुरू हुआ था और हो सकता है आपने इस भाषण को मिस कर दिया हो, इसलिए आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम उस भाषण के जो बेहतरीन अंश हैं वो आपको दिखा रहे हैं और साथ ही उनका विश्लेषण भी करते जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज यह भी कहा कि कांग्रेस सिर्फ विरोध करने के लिए उनका विरोध करती है और कांग्रेस ने कैंसिल कल्चर को अपना कल्चर बना लिया है और सरकार अगर कुछ भी अच्छा करती है, सकारात्मक करती है, तो कांग्रेस उसे नकार देती है। और आज उन्होंने इसे एक नया नाम दिया है, वो है कैंसिल कल्चर। यानी कुछ भी अगर अच्छा करो तो कांग्रेस कहती है कि इसे कैंसिल कर देना चाहिए। देखिए आप, कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। ये ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां है। इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे? और उसके कारण देश की सफलताएं, देश के अचीवमेंट, उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गए हो। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज का ये जो भाषण था, ये लगभग 99 मिनट का भाषण था। यानी आप समझ लीजिए लगभग 1 घंटा और 40 मिनट के आसपास का ये भाषण था। 1 घंटा 39 मिनट लंबा भाषण था।
आजकल आप समझ लीजिए 1.5 घंटे में तो एक फिल्म खत्म हो जाती है, और एक फिल्म के बराबर ही आज प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण था। और अगर आप पूरे भाषण को सुनते तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई राजनीतिक फिल्म देख रहे हैं, और उस राजनीतिक फिल्म में एक से एक बढ़कर जबरदस्त डायलॉग्स हैं, और वो आपको पीछे फ्लैशबैक में भी लेकर जाते हैं, क्योंकि फ्लैशबैक में वो कभी आपको नेहरू का भाषण सुना रहे हैं, कभी इंदिरा गांधी का भाषण सुना रहे हैं, कभी ये बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह के टाइम पर क्या होता था, कभी पुराने इंटरिम बजट के भाषण के कुछ अंश आपको पढ़कर सुना रहे हैं, और साथ साथ उसमें आंकड़े भी बहुत सारे थे जिसमें वो अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। और इसी दौरान उन्होंने संसद में आज अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई कि मैंने इस दौरान क्या क्या किया, और वो उपलब्धियों की जो लिस्ट थी वो बहुत लंबी थी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने राम मंदिर की भी बात की और कहा कि एक ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को अब एक नई ऊर्जा देता रहेगा। भगवान राम, आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी असल में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे, और उन्होंने आज अपने भाषण में पहली बार एक और नई बात की। आज उन्होंने पहली बार राजनाथ सिंह और अमित शाह का नाम लेते हुए परिवारवाद की नई परिभाषा लोगों को समझाई, और उन्होंने कहा कि जो लोग अमित शाह और राजनाथ सिंह पर परिवारवाद के आरोप लगाते हैं तो उन पर परिवारवाद का आरोप क्यों फिट नहीं बैठता। और उन्होंने आज यह भी कहा कि परिवारवाद की असली परिभाषा क्या है उनके हिसाब से, वो भी उन्होंने आज देश के सामने रखी है। ये सुनिए आप। हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। और इसलिए मैं किसी परिवार के 2 लोग अगर प्रगति करते हैं, उसको तो मैं स्वागत करूंगा। 10 लोग प्रगति करें, मैं स्वागत करूंगा। देश में जितनी नई पीढ़ी अच्छे लोग आए, स्वागत योग्य है। सवाल यह है कि परिवार ही पार्टियां चलाती है। तो आज शायद यह भी पहली बार ही हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने और विपक्ष के सामने परिवारवाद की परिभाषा आज स्पष्ट की है, क्योंकि अक्सर ये कई बार होता था कि जब परिवारवाद के आरोप लगते थे, जब बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर, गांधी परिवार पर परिवारवाद के आरोप लगते थे, तो दूसरी तरफ से अमित शाह पर परिवारवाद के आरोप लगते थे और राजनाथ सिंह पर भी परिवारवाद के आरोप लगते थे। और आज इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों का नाम लेकर साफ साफ यह स्पष्ट किया कि क्यों परिवारवाद के आरोप इन दोनों नेताओं के परिवारों पर सही नहीं बैठते। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने
विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बारे में भी कुछ व्यंग किया और कहा कि इनके अलायंस का तो अलाइनमेंट ही बिगड़ गया है। कांग्रेस का विश्वास हमेशा सिर्फ एक परिवार पर रहा। एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं न कुछ देख सकते हैं। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे। तो अभी तक जैसा आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आज कोई शिकन नहीं था, आज कोई तनाव नहीं था और आज वो बहुत आनंद के साथ अपनी बात कह रहे थे। लगातार विपक्ष के सामने खड़े होकर विपक्ष के बड़े बड़े मुद्दों पर, चाहे वो व्यंग के जरिए हो, चाहे वो आंकड़ों के जरिए हो, वो लगातार अपने भाषण में उन्होंने अपना चुनाव प्रचार तो कर ही दिया। अभी से अपनी 10 साल की जबरदस्त उपलब्धियों की लंबी सूची देश के सामने उन्होंने गिनवा दी। इस पूरे भाषण में उनका आत्मविश्वास, जबरदस्त आत्मविश्वास जो है वो झलक रहा है और ये आत्मविश्वास जो दिखाई दे रहा है ये है तीसरे टर्म की गारंटी। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और यह आत्मविश्वास वही है। और आज उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी को कम से कम 370 सीटें तो मिल ही रही हैं और एनडीए तो 400 के पार जाएगा। और साथ ही आज उन्होंने ये भी बताया कि विपक्ष उनके सामने कोई लड़ाई लड़ ही नहीं रहा है। यानी वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष बहुत कमजोर है और ये जो युद्ध होने वाला है ये बिल्कुल एक तरफा है। आज पूरे भाषण से ऐसा भी लगा कि वो शायद इसलिए निराश हैं क्योंकि इस बार उन्हें ऐसा लग नहीं रहा कि कांटे की कोई टक्कर होने वाली है। असल में जब कोई बड़ा मैच होता है, आप लोग भी जब कोई मैच देखते हैं क्रिकेट का या कोई भी, अगर उसमें कांटे की टक्कर होती है तो देखने वाले को भी मजा आता है, लेकिन अगर उसमें कांटे की टक्कर ना हो तो फिर वो मैच बोरिंग हो जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी आज इस भाषण में यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये पूरा जो मैच है लोकसभा चुनाव का, ये एक तरफा मैच होने वाला है क्योंकि जो सामने वाला खिलाड़ी है वो लड़ाई करने की अपनी जो इच्छा शक्ति है उसे खो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की इस बात के लिए भी आज कड़ी आलोचना की कि वो भारतीय सेना के लिए बयानबाजी करते हैं और कहा कि सेना के बारे में हल्के शब्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की सेनाएं सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ्य को लेकर के आज भी उनकी ठाक है। हमें हमारी सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए। हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। मैंने उनके सामर्थ्य को देखा है। कुछ राजनेता सेना के लिए हल्के फुल्के शब्द बोल दें, इससे मेरे देश की सेना डिमोरलाइज होगी। ये सपनों में कोई रहते तो निकल जाए। देश के मूड को वो खत्म नहीं कर सकते और किसी के एजेंट बन करके इस प्रकार की भाषा अगर कहीं से भी उठती है, देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। असल में प्रधानमंत्री मोदी को आज ये बात क्यों कहनी पड़ी? वो इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज संसद में एक बार फिर भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए और प्रधानमंत्री ने उनके इसी बयान का जवाब दिया। तो पहले अब आप ये सुनिए कि आज अधीर रंजन चौधरी ने फिर से
सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत क्यों मांगे और कैसे मांगे। 2019 में पुलवामा में हमारे 7 जवान शहीद हुई। वहां के गवर्नर मालिक साहब ने कहते थे कि वहां के सरकार की लापरवाही से हमारे जवान शहीद हुई थी। मैं नहीं, मालिक साहब गवर्नर कहते थे। उसके बदले में आप बालाकोट में हमला किया। सारे देशवासियों के अंदर एक जोश पैदा हो गया कि हमारे देश बदला ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिला। क्या हुआ ना हुआ कोई जानकारी नहीं मिला। हमें चश्मदीद गवाह के साथ ये देख पाए हैं कि हमारे एक MiG-21 को वहां क्रैश होने देखा। हमारे एक C-17 हेलीकॉप्टर को हम लोग तबाह होते देखा फ्रेंडली फायर में। उसमें 6-7 हमारे एयर पर्सनल उनको हम शहादत होते हुए देखा। कहे गए थे कि पाकिस्तान के F-16 को हम मार गिराया, पता नहीं कहां गिराया। और बालाकोट में असलियत क्या हुई आज तक पता नहीं, क्योंकि आपने कुछ कहा नहीं आज तक। असल में कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती यही है कि कांग्रेस आज भी भारतीय सेना पर सवाल उठा रही है। आज भी कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है, कभी बालाकोट में जो हमने एयर स्ट्राइक किया था कभी उसके सबूत मांगती है, और भारतीय सेना पर जाने अनजाने वो सवाल उठा देती है। असल में अगर पूरे देश का मूड अगर आप देखें तो उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी उस मूड को समझ नहीं पाई है। पूरे देश में इस समय देशभक्ति का मूड है, पूरे देश में राष्ट्रवाद का मूड है, पूरे देश में इस समय भारतीय सेना के प्रति गजब का सम्मान है। इतना सम्मान है कि शायद इससे पहले कभी ऐसा ना रहा हो। इसलिए कांग्रेस इस पूरे मूड को समझ नहीं पा रही है। यहां तक कि अगर आप देखेंगे तो पिछले हाल के कुछ वर्षों में जो बड़ी बड़ी सुपरहिट हिंदी फिल्में भी आई हैं, वो सारी फिल्में वो हैं जिनमें आपको देशभक्ति देखने को मिलती है, राष्ट्रवाद आपको देखने को मिलता है, और पाकिस्तान के साथ हमारे जो लगातार खराब होते संबंध है, पाकिस्तान पर हम कैसे पाकिस्तान हमारा नुकसान करता है और फिर हम पाकिस्तान से बदला लेते हैं। ज्यादातर सुपरहिट फिल्में भी जो हाल ही में आई हैं, उन सब में कहानी जो है वो यही है। उनमें पाकिस्तान भी है, देशभक्ति भी है, राष्ट्रवाद भी है, और कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये कहानी की जो फिल्में हैं वो हमारे देश में लगातार आपने देखा होगा लोगों ने पसंद की हैं, वो कहानियां सुपरहिट हुई हैं। हाल ही में अगर आप सारी फिल्में भी देखेंगे तो सब फिल्में वही हैं। अगर आप देखेंगे पठान जो फिल्म आई थी वो क्या थी, वो यही थी। इसके बाद अगर शाहरुख खान की जवान फिल्म भी आप देख लीजिए, अभी जो नई फिल्म आई है फाइटर, वो भी फाइटर में भी यही कहानी है। उससे पहले उरी फिल्म आई थी, उसे लोगों ने कितना पसंद किया था। लेकिन समस्या यह है कि कांग्रेस के नेता जनता की इस भावना को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और आज इतने वर्षों के बाद भी उनका इस पूरे मामले पर स्टैंड बदला नहीं है। उन्होंने कुछ सीखा नहीं। 2019 का चुनाव हार गए, तब भी उन्होंने ये नहीं सीखा कि इस देश में भारतीय सेना पर सवाल उठाना या देशभक्ति और राष्ट्रवाद के खिलाफ बात करना या पाकिस्तान के पक्ष में बात करना देश की जनता को पसंद नहीं है, और आज उन्होंने एक बार फिर से वही गलती कर दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिना नाम लिए कांग्रेस की इस आज की कमजोर स्थिति का जिम्मेदार राहुल गांधी को बताया और कहा कि कांग्रेस जो है वो एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगाने की अब नौबत आ गई है। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। और ये दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज यह भी कहा कि विपक्ष उन पर जितने भी ईंट पत्थर उछाले वो उन सब को विकसित भारत के संकल्प के काम में लगा देंगे। राजनीति अपनी जगह पे होती है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर होता है, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और इसलिए आइए मैं निमंत्रण देता हूं आपको, कंधे से कंधा मिलाकर के हम देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े। राजनीति में किसी भी जगह पर रहते हुए भी राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आती। अब इस राह को मत छोड़िए। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, मां भारती के कल्याण के लिए साथ मांग रहा हूं। मैं विश्व के अंदर जो अवसर आया है उस अवसर को बुलाने के लिए आपका साथ मांगता हूं।
मैं आपका सहयोग चाहता हूं 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को और समृद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए। लेकिन अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ ईंटें फेंकने पर ही तुला हुआ है तो आप लिख करके रखिए, आपकी हर ईंट को मैं विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए लगाऊंगा। आपके हर पत्थर को मैं विकसित भारत के जो सपनों को लेकर के आप चले उसकी नींव मजबूत करने के लिए मैं लगाऊंगा और देश को हम उस समृद्धि की ओर लेके जाएंगे। जितने पत्थर उछाल लीजिए, आपका हर पत्थर भारत के समृद्ध, भारत के विकसित भारत के सपने को समृद्ध बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूंगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आज हमने, वैसे तो ये भाषण, जैसा मैंने आपको कहा, प्रधानमंत्री मोदी का लगभग 99 मिनट का भाषण था, लेकिन हमने इसके कुछ चुनिंदा हाइलाइट्स आपके लिए आज निकाले हैं कि आज उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा। भाषण ऐसा था, 1.5 घंटे का ये जो भाषण था लगभग, इसमें उन्होंने लगभग हर विषय को कवर कर लिया और देश की जनता तक, विपक्ष को तो उन्होंने खरी खोटी सुनाई ही, लेकिन देश की जनता तक भी आज उन्होंने अपनी आवाज और अपने विचार पहुंचा दिए। अब हम हमारे देश के छात्रों के सबसे बड़े दुश्मन का विश्लेषण करने वाले हैं और वो दुश्मन है पेपर लीक की समस्या। क्वेश्चन पेपर जो लीक हो जाते हैं, ये आज हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसलिए हम आपसे आज ये कहना चाहते हैं, अगर आपके परिवार में कोई युवा या कोई छात्र ऐसा है जो कि प्रवेश परीक्षा देने वाला है या दे रहा है या नौकरी के लिए कोई परीक्षा दे रहा है, तो फिर यह विश्लेषण आज आपके लिए है। क्योंकि आज केंद्र सरकार ने नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षा और प्रवेश परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक होने को रोकने के लिए एक नया कानून संसद में पेश किया है। और इस कानून में अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक करता है, नकल करवाता है या परीक्षा में धांधली करता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा और 10 साल तक की सजा होगी। इसलिए आपके परिवार में अगर कोई युवा ऐसा है तो फिर उसे जल्दी से आप बुला लीजिए। और ये खबर जो है ये आपको भी आज ध्यान से देखनी चाहिए। हमारे देश में सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली बेईमानी अब एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एक ऐसी समस्या जिससे छात्रों का और देश का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। क्योंकि अगर प्रवेश परीक्षाओं में ही बेईमानी होने लगेगी तो फिर उसके नतीजे जो आएंगे उनमें भी बेईमानी ही दिखाई देगी। लेकिन अब परीक्षाओं में पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक कानून आ रहा है और इसके लिए आज लोकसभा में एक बिल पेश किया गया और इस कानून के लागू हो जाने के बाद सरकारी नौकरियों और एडमिशन की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार करने को गंभीर अपराध माना जाएगा और इसके लिए बहुत कड़ी सजा मिलेगी। परीक्षाओं में गड़बड़ी करने का दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर 10 साल जेल की सजा होगी। लेकिन अगर पेपर लीक जैसा अपराध बड़े पैमाने पर होता है और इसमें कोई गैंग शामिल पाया जाता है और बहुत से लोग मिलकर यह अपराध करते हैं तो उस स्थिति में सजा के साथ साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। इसके अलावा अगर परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी भ्रष्टाचार करती है तो उसे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना होगा और इसके अलावा उससे परीक्षा आयोजित करने पर हुआ खर्च भी वसूला जाएगा और उस कंपनी पर 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और इन 4 वर्षों के दौरान वो कोई भी सरकारी परीक्षा आयोजित नहीं कर पाएगी। उसका जो ड्राफ्ट है नए कानून का वो इस समय आपके सामने है। लेकिन यह कानून परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा, यानी छात्रों पर यह कानून लागू नहीं होगा और यह उन्हीं लोगों के लिए कानून बनाया जा रहा है जो संगठित रूप से परीक्षाओं में पेपर लीक करवाते हैं या पूरी योजना के साथ छात्रों को नकल करवाते हैं, परीक्षा में धांधली करवाते हैं, परीक्षा में भ्रष्टाचार करते हैं, क्वेश्चन पेपर्स को बेच देते हैं। इस तरह के जो गैंग हैं उन्हें रोकने के लिए तो खास बात यह है कि यह जो कानून है यह छात्रों पर लागू नहीं होगा। और यह बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में नौकरियों और परीक्षाओं की प्रक्रिया पर पारदर्शिता नहीं है और इस वजह से सही लोग बहुत बार नहीं चुने जाते और नौकरियां और एडमिशन ऐसे छात्रों को और ऐसे लोगों को मिल जाती हैं जो इसके योग्य ही नहीं होते। आज परीक्षाओं में पैसा लेकर गलत लोगों को नौकरी और एडमिशन दिलाना भारत में एक बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा धंधा बन चुका है और ऐसे अपराधियों के गिरोह बन चुके हैं जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर परीक्षाओं में गड़बड़ी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं
क्वेश्चन पेपर बेच देते हैं, लीक करते हैं। और इस काम में सरकारी अफसरों और कई बार जो लोकल नेता होते हैं उनकी भी मिली भगत पाई जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे देश में पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर किसी एक सेंटर पर कोई एक पेपर अगर लीक होता है और तो पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है और इसके बाद फिर विरोध प्रदर्शन होते हैं। आपने देखा होगा छात्र सड़कों पर निकल आते हैं, हिंसा होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, फिर उस पेपर लीक की जांच होती है और वो जांच महीनों वर्षों तक चलती है और परीक्षाएं तब तक स्थगित रहती हैं। जो छात्र होते हैं उनकी पूरी की पूरी तैयारी बेकार हो जाती है और फिर कई महीनों के बाद, वर्षों के बाद, लंबे समय के बाद वो परीक्षाएं फिर से करवानी पड़ती हैं। लेकिन इसमें इतना समय बर्बाद हो जाता है, कितना पैसे की बर्बादी होती है और बहुत सारे हमारे युवा ऐसे हैं जिनका पूरा की पूरा करियर जो है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे जो परीक्षाएं होती हैं उसमें उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत सारे लोगों की तो उम्र ही चली जाती है तब तक। यह समस्या कितनी बड़ी है इसे आप इस बात से समझिए कि पिछले 7 वर्षों में अलग अलग राज्यों में 70 से ज्यादा परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं और इनकी वजह से 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों का जीवन प्रभावित हुआ है। सोचिए, 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ। पिछले 5 वर्षों के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली 18 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसके बाद इन परीक्षाओं को रद्द किया गया और इससे 1.25 करोड़ से ज्यादा परीक्षार्थियों के परिश्रम पर, दिन रात की मेहनत पर पानी फिर गया। फिर पिछले 20 वर्षों में हुए पेपर लीक के मामलों का अध्ययन हमने जब किया तो यह पता चला कि जब किसी बड़ी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है तो इससे औसतन हर बार 8 लाख छात्र प्रभावित होते हैं, उनका जीवन प्रभावित होता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं। पूरा भारत देखिए इस इतनी बड़ी समस्या के चपेट में है। यहां क्या कांग्रेस की बात करेंगे और क्या बीजेपी की बात करेंगे, क्या इंडिया गठबंधन की बात करेंगे और क्या एनडीए की सरकारों की बात करेंगे। राज्य कोई हो, सरकार किसी की हो, मुख्यमंत्री कोई हो, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक ये जो पेपर लीक की समस्या है इसका समाधान नहीं कर पाया, अभी तक इसे रोक नहीं पाया और पूरा की पूरा भारत आज हमारा पेपर लीक की समस्या में ऐसे जकड़ा हुआ है और हमारे लाखों करोड़ों छात्र जो हैं हर साल उनकी मेहनत पानी में चली जाती है। आपको आज ये भी बताते हैं कि आज हमारे देश में 18 से 35 वर्ष के लगभग 46 करोड़ युवा हैं और एक अनुमान के मुताबिक इनमें से 16 करोड़ से ज्यादा युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 7,22,000 नौकरियां निकाली, जिनके लिए 22 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों के आवेदन आए। केंद्र सरकार के अलावा हमारे देश में राज्य सरकारों द्वारा भी नौकरियां दी जाती हैं और हमारे देश में कुल 1 करोड़ 60 लाख सरकारी नौकरियां हैं, जिनमें लगभग 40 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार की हैं और 1 करोड़ 20 लाख नौकरियां राज्य सरकारों की हैं। लेकिन इन नौकरियों के लिए लाइन बहुत लंबी है और परीक्षा देनी होती है और परीक्षा जो होती है वो कैसे होती है आपने देख ही लिया। तो अब आप सोचिए, जो योग्य छात्र हैं उनका कैसे तो एडमिशन होगा किसी अच्छे कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, कैसे होगा, और जो योग्य छात्र हैं कैसे उनकी नौकरी लगेगी। सोचिए, जब कोई एक छात्र परिश्रम करके परीक्षा की तैयारी करता है, दिन रात वो परेशानियां उठाकर परीक्षाएं देने जाता है, ट्रेनों में लटक कर किसी तरीके से, ऐसे में जब उसकी परीक्षा रद्द हो जाती है तो उसके सपने टूट जाते हैं और ईमानदारी के ऊपर से उसका विश्वास खत्म हो जाता है। और इसलिए यह बहुत जरूरी हो गया था कि परीक्षाओं में बेईमानी को रोकने के लिए अब कोई बड़ा कदम उठाया जाए। I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक 2024। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। और अब आपको यह दिखाते हैं कि सरकारी नौकरियों और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों को आज
जब ये पता चला कि परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए एक नया कानून आ रहा है, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि हमारे लिए सबसे जरूरी उन छात्रों की ही प्रतिक्रिया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। मैं इस बिल के समर्थन में हूं कि ऐसा नियम आना चाहिए। इससे छात्रों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब मैं नीट का अगर परीक्षा दे रहा हूं तो वो 3 घंटे मेरे लिए बहुत ही निर्णायक होते हैं। वो 3 घंटे से बहुत कुछ बदल सकता है ज़िंदगी में, तो ऐसा बिल लाना चाहिए। ये काफ़ी फ़ायदेजनक होना चाहिए, क्योंकि हम सब यहाँ पे 1-2 साल तक के लिए तैयारी करते हैं, और अगर लाखों बच्चों में से कुछ लोगों की वजह से पूरा पेपर रद्द होता है और उनको वापस करना पड़ता है पेपर, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ होगी, क्योंकि हमारे पूरे 2 साल बर्बाद होंगे और हमको एक और साल वेट करना पड़ेगा, फिर कुछ महीने वेट करना पड़ेगा जब तक दोबारा से एग्ज़ाम नहीं होता। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे कुछ छोटे मोटे लोगों की गलतियों की वजह से पूरा हमारा साल बर्बाद नहीं होगा। स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जितनी मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, तो पेपर लीक कर रहा है फिर वो तो एक ही बराबर हो गया। पेपर लेने का मतलब ही क्या हुआ अगर पेपर लीक हो रहा है? तो पेपर नहीं लीक हो और सज़ा अच्छी मिल रही है, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं पेपर के लिए और फिर सब वही रिजल्ट लाएंगे, तो फिर क्या ही मतलब होगा ना कि कौन कितना नंबर ला रहा है, उसको कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए। तो इसके हिसाब से सही किया। एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर हमारे देश में परीक्षाओं में ही बेईमानी होने लगे तो ये बेईमानी ना तो हमें कभी विकसित भारत बनने देगी, ना हमें कभी विश्व गुरु बनने देगी, और ना ही कभी हमें हमारे देश को पूरी दुनिया में आगे बढ़ने देगी। इसलिए ये बहुत गंभीर समस्या है और सरकार को इस पर जल्द से जल्द रोक लगाने के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। आखिर में आपको पाकिस्तान के बारे में बता देते हैं, जहां 2 दिन के बाद आम चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले वहां पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान जेल में बंद हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी है और वो भी आज एक नए स्टाइल से, हाई टेक स्टाइल से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिजिटल चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए कि कैसे जेल में बैठे बैठे इमरान खान ने नवाज शरीफ की नाक में दम किया हुआ है। पहले आपको दिखाते हैं कि आज नवाज शरीफ ने अपनी रैली में पाकिस्तान के वोटर से कहा कि आज पाकिस्तान का इतना बुरा हाल इसलिए है क्योंकि उन्हें पिछली बार चुनाव नहीं लड़ने दिया गया और इसी वजह से आज पाकिस्तान में पेट्रोल से लेकर रोटी, आटा, सब्जी सब कुछ इतना महंगा हो चुका है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में जब पिछली बार वर्ष 2018 में चुनाव हुआ था तो नवाज शरीफ उस समय जेल में थे, यानी तस्वीर बिल्कुल बदल गई। उस समय नवाज शरीफ जेल में थे और तब इमरान खान इस तरह से वहां रैलियां कर रहे थे, और आज बिल्कुल उल्टा है। आज नवाज शरीफ रैली कर रहे हैं और इमरान खान जेल में है। और पाकिस्तान के लोगों से तब इमरान खान वादा कर रहे थे कि वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, और फिर वो प्रधानमंत्री बन भी गए। लेकिन अब इमरान खान पिछले 6 महीने से जेल में है और उनकी मुश्किलें इसलिए बहुत बढ़ गई हैं कि पिछले सप्ताह उन्हें 3 मामलों में बड़ी जेल की सजाएं हुई हैं और इनमें सबसे लंबी सजा है 14 साल की सजा। और अभी ऐसा लग नहीं रहा कि इमरान खान आने वाले कुछ वर्षों में जेल से बाहर निकल पाएंगे, यानी अभी वो जेल में ही रहेंगे ऐसा लगता है। और सजा मिलने की वजह से इमरान खान चुनाव नहीं लड़ सकते। उनकी पार्टी पीटीआई पर कई तरह की पाबंदी लग गई है। उनका चुनाव चिन्ह जो क्रिकेट का बैट है वो उनका चुनाव चिन्ह था, चुनाव चिन्ह भी उनसे छीन लिया गया है। उनकी पार्टी के उम्मीदवार अब चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बाद भी इमरान खान और उनकी पार्टी ने हार नहीं मानी और उन्होंने इस बार पाकिस्तान के चुनाव में टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है और वो वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं और ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक का इस्तेमाल करके अपनी बातों को डिजिटल तरीके से वोटर्स तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान की पार्टी ने इस बार चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है और इमरान खान अपने वकीलों के जरिए अपने नोट्स जेल से बनाकर अपनी पार्टी के नेताओं को भेजते हैं और फिर उनकी पार्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इमरान खान का भाषण, वर्चुअल भाषण तैयार करती है, जिसे रैलियों में दिखाया जाता है या फिर उसे अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर दिया जाता है। और ये एक नए तरीके का डिजिटल चुनाव प्रचार इमरान खान कर रहे हैं जिसमें वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, तो इमरान खान जो हैं वो हैं तो जेल में बंद, लेकिन अभी भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो तो हमेशा से उनके लिए कहा जाता है जब वो क्रिकेट खेलते थे तब भी वो एक फाइटर थे और आज भी वो एक फाइटर की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। और नवाज शरीफ पुराने पारंपरिक तरीकों से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं रैलियों के जरिए,
और इमरान खान बिल्कुल नए तरीके से एआई का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जेल में रहते हुए ही अपना चुनाव इस समय कर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता में आज भी कोई कमी नहीं आई। हालांकि उनका चुनाव जीतना तो बहुत मुश्किल है, चुनाव तो वो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उनका जो लगातार लड़ने का जो जज्बा है, वो जज्बा पाकिस्तान के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। 2 दिन के बाद पाकिस्तान में चुनाव होने वाला है और ये चुनाव बड़ा दिलचस्प रहेगा। हालांकि इसका नतीजा पूरी दुनिया को पहले से ही पता है और ऐसा कहा जा रहा है कि पिछली बार पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान को चुना था और इस बार पाकिस्तान की सेना जो है वो नवाज शरीफ को चुनने वाली है, या फिर नवाज शरीफ के नेतृत्व में वहां एक गठबंधन की सरकार आ सकती है, क्योंकि इस बार सेना ने भी देख लिया कि किसी भी एक व्यक्ति को पूरी ताकत देना ठीक नहीं है। इसलिए यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में आपको एक गठबंधन की सरकार देखने को मिले। जब सब लोग साथ छोड़ दें तो निराश ना हो, क्योंकि यही लोग आपको अकेले चलना भी सिखाएंगे।